नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। जैसा कि मैंने अपने पहले इंटरव्यू अपने मित्र अजय कुमार जी डाकोत के साथ लिया था, जिसमें आपके काफ़ी दर्शकों को बहुत अच्छा प्यार रहा, उसमें बहुत अच्छे लाइक्स भी आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। तो उसमें कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर आप इस इंटरव्यू की श्रृंखला को जारी रखिए, बंद मत कीजिए। हम और नए नए मेहमानों से मिलना चाहते हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर सफल हुए हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो, उनसे मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। तो मेरा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने निवेदन किया मेरे मित्र मुकेश जी तेली को कि आप हमारे चैनल क्रैक एग्जाम विद अरविंद में आइए और अपने विद्यार्थियों को कुछ सहयोग दीजिए, कुछ ज्ञान की बातें कीजिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ज्ञान जहाँ से मिले, जहां से भी आपको ज्ञान मिले, आपको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम में जरूर आता है, मेरा ऐसा मानना है। तो आज हमारे साथ है मुकेश जी तेली, जो वर्तमान में पीटीआई थर्ड ग्रेड के अंदर अभी 6 अक्टूबर को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। वर्तमान में ये जीयूपीएस जोरका खेड़ा पीओ नंदराई ब्लॉक कोरडी डिस्ट्रिक्ट सापरा के अंदर पोस्टेड है और बहुत अच्छी रैंक के साथ पोस्टेड थे। मेरे ये क्लासमेट भी रहे हुए हैं, हमने 11वीं 12वीं साथ पढ़ी थी संस्कार भारती स्कूल बिजलिया के अंदर, और उसके बाद बीएससी भी हमने साथ में की थी। हालांकि मैं सापरा से मैंने की थी बीएससी और उन्होंने एमएलई गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा से बीएससी की थी। तो काफ़ी अच्छा हमारा पहले से बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। तो मेरे एक निवेदन पे आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को मुझे दिया। तो मुकेश जी तेली से हम पहले जानकारी बात करेंगे कि मुकेश जी तेली, आप अपने बारे में सामान्य जानकारी दें कि वर्तमान में आप कैसे क्या हैं और राजस्थान में आपकी रैंक कौन सी थी, भिलवाड़ा जिले के अंदर आप रैंक कौन सी थी। हमारे विद्यार्थियों को आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। सभी दोस्तों को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुकेश कुमार तेली है और मैं अभी हाल ही में मेरा पीटीआई थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है और मेरी स्कूल जीयूपीएस जोरका खेड़ा और पीओ नंदराई और डिस्ट्रिक्ट जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है भिलवाड़ा से अलग होकर सापरा, वो है। तो सर, और राजस्थान के अंदर मेरी 601 रैंक थी और भिलवाड़ा और सापरा की कंबाइंड दोनों जिलों की मेरी 39वीं रैंक थी। 39 बहुत अच्छी रैंक थी। हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी रैंक थी इनकी। इन्होंने बताया भिलवाड़ा सापरा कमांड के अंदर इनकी 39वीं 39 रैंक थी, 39 बहुत अच्छी रैंक थी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है। आपका खेल क्षेत्र कौन सा था? आप कौन से खेल क्षेत्र में आपको नेशनल का स्टेट का सर्टिफिकेट मिला था? उस खेल के बारे में थोड़ा बताइए आप। सर, खेल में मेरी जैसे कि बचपन से ही मेरी रुचि थी खेल में, रनिंग में, इसमें। और मैंने गवर्नमेंट स्कूल या जो हमारे पीओ में है वहाँ से भी मैंने इतना नहीं समझते थे, उस टाइम छोटे थे, तो वहाँ भी 6ठी क्लास यहाँ से 6ठी तक मैं यहाँ पढ़ा था। तो 6ठी क्लास तक मैंने कुछ पार्टिसिपेट किया था डिस्ट्रिक्ट तक, लेकिन वहाँ इतना मेरे को मोटिवेट मिला नहीं, यानी उतना छोटे थे जो उतनी प्रैक्टिस नहीं। अंडर 14 के अंदर क्या होता है सर, आपको ही पता आजकल। तो उसके बाद सर जैसे मैं कोरडी गया और वहाँ मैंने 7th से 10th तक लगातार मैंने स्टेट खेले एथलेटिक्स के अंदर। उसके अंदर ये लंबी दौड़ और 3000 मीटर थी उसके अंदर, और गोला फेंक और हाई जंप में भी मेरे काफ़ी बढ़िया ठीक प्रदर्शन था स्टेट पर भी। और उसके बाद मेरा नेशनल में जाने की इच्छा काफ़ी थी, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था क्योंकि एथलेटिक्स के अंदर कंपटीशन भी काफ़ी होती है और सुविधाओं की भी कमी थी उस टाइम पे। 2012 के अंदर सुविधाओं की भी काफ़ी कमी थी, तो मेरे घुटनों ने भी कुल मिला के जवाब दे दिया था दौड़ के। लेकिन फिर उसके बाद हरिशंकर जी जाट थे जो कोरडी अभी शहीद भगत सिंह में पढ़ा रहे हैं, उनका मेरे को मोटिवेशन काफ़ी अच्छा मिला और उनकी सहायता सहयोग काफ़ी अच्छा रहा, जो मेरे को स्विमिंग में तैयारी करवा के वो नेशनल लेके गए थे। और हमारा नेशनल 2012 के अंदर पुणे महाराष्ट्र हुआ था। ठीक है सर। अच्छा, तो उनके खेल क्षेत्र उन्होंने बताया था। मेन खेल क्षेत्र कौन सा था बेसिकली आपका? मेरा एथलेटिक्स था। एथलेटिक्स के अंदर ना, और स्विमिंग में भी आप थे ना? हाँ, स्विमिंग में बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात है 2012 की, लेकिन बीच में किस्मत आपको कहाँ ले जाए, क्योंकि लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, समय को मत ना काटो किसी बहाने से, कुछ तो कर यूं ही मत मर। तो मतलब किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है आपको। पहले उन्होंने खेल में अच्छे थे एथलेटिक्स के अंदर 10वीं तक, फिर 11वीं 12वीं बिजलिया पढ़े थे साइंस मैथमेटिक्स के अंदर। तो साइंस मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बहुत लेवल की आती है। इसके बाद इन्होंने एमएलए कॉलेज से बीएससी की, बीएससी मैथमेटिक्स, उसमें बहुत सारी किताबें आती हैं। 6 तो गणित आती है, 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 साल पढ़ना। तो खेल से इनकी रुचि हट गई थी, लगाव हट गया था, दूर हो गए थे, बहुत दूर ही। लेकिन फिर कैसी परिस्थितियाँ क्या बनी कि आपने बीएड की, बीएड करना आप चाह रहे थे लेकिन बीएड आप नहीं कर पाए और आप बीपीएड की, तो परिस्थितियाँ क्या बनी, आप असफल हुए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए दोस्तों, कि जैसा कि अरविंद जी सर बता रहे हैं कि
मेरी खेल में ज़्यादा रुचि थी मेरे को। लेकिन मैं 10th क्लास में भी पढ़ने में थोड़ा ठीक था, तो घर वालों ने मेरे को साइंस दिला दी, भाई इसको बीटेक कराएंगे। तो उस टाइम बीटेक का क्रेज़ था, लगभग 2010-12 के में सुनते आ रहे थे घर वाले। तो फिर मैंने साइंस ले ली। साइंस लेने के बाद 11th-12th मैंने पढ़ी, और साइंस कम भी समझ में आई, लेकिन बाद में मैंने उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि एक खिलाड़ी का फोकस यानी जिस तरफ वो कर लेता है उसमें बढ़िया अनुशासन का, स्मार्ट डिसिप्लिन में रह के, तो मेरे को किताबें पढ़ने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मैंने सब कंप्लीट कर लिए मेरे, यानी 12th क्लास में भी मेरे ठीक बढ़िया परसेंट बने थे। अरविंद जी के साथ ही थे हम। तो सर फिर मेरे को लगा कि बीटेक यानी 12th तक आते आते ऐसे लगा कि बीटेक का क्रेज़ ख़त्म हो चुका है लगभग। उस टाइम ख़त्म होने वाला ही था इसका बीटेक, 15 की बात है। फिर हम दोस्तों ने सबने मिलके, अरविंद जी सर ने, हमने बीएससी की। बीएससी में भी सर हमने 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से हमने बीएससी की है, और बीएससी में भी मेरे 71% थे। बहुत ही अच्छे परसेंटेज थे, बहुत ही अच्छे। ठीक है, 2018 में मैं पास आउट हूँ। तो सर उस टाइम कंपटीशन के बारे में हम इतना जानते नहीं थे, कि हम तो केवल सब्जेक्ट पढ़ते थे, और कंपटीशन में इतना मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं था हमें, कि भाई तुम्हारे कंपटीशन में आगे सब जीके आएगा। जैसे हमने 2018 पास की, हमने लाइब्रेरियन का पेपर दिया, अरविंद और मैंने और भगवान 3-4 दोस्त थे हमने। तो हमारा क्या है कि उसमें प्रदर्शन, ये यानी सब्जेक्ट तो हमारा बढ़िया था, सब्जेक्ट में तो हम बढ़िया नंबर आ रहे थे। लैब असिस्टेंट था। हाँ, 2016 के अंदर था, नवंबर 2016 सब्जेक्ट तो हमारा अच्छा था, लेकिन उसमें क्या है कि जीके में हम पास नहीं हो पाए। अगर जीके में हमारा कवर हो जाता तो हम उसी टाइम लग जाते हैं। वो हमारा पहला कंपटीशन पहला एग्जाम था। तो उसके बाद सर बीएड करने का प्लान भी था आपका? मेरा बीएड करने का प्लान था, क्योंकि जैसे बीएससी करके तो सब मिलने वाले बोलते हैं कि तू बीएड कर ले, टीचर बन जाएगा। लेकिन मेरे को ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू स्पोर्ट्स से हैं तो तू बीपीएड कर ले, क्योंकि बीपीएड के बारे में मैं समझता ही नहीं था। क्योंकि अगर मेरे को कोई बता देता कि भाई बीपीएड कर ले, इसमें स्पोर्ट्स से तो ऐसे होता है कि बीपीएड कर ले, तो मैं उसी टाइम यानी बीपीएड कर लेता, 1 साल मेरा बर्बाद नहीं होता। तो मैंने क्या कि साइंस में मेरी जीके बहुत कम, जीके बहुत वीक था मेरा। तो उस टाइम पीटीटी में भी मेरे 330 नंबर आए थे 2018 के अंदर। तो सब सोच रहे थे कि आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले कम कट ऑफ गई हुई थी 280 के आसपास। तो 330 से भी कट ऑफ ज़्यादा जाने के बाद मेरा बीएड में नंबर नहीं आया, तो मैंने 1 साल मेरा बर्बाद हो गया। फिर बाद में मेरे अरविंद जी भी मेरे खास मित्र हैं, तो मिलते रहते थे। और इसमें मेरा भगवान का भी, उसका 2-4 दोस्तों का हमारे, क्योंकि जीके का भगवान लाल प्रजापति, उनका भी नहीं हुआ था। वो भी हमारे जबकि कॉलेज टॉपर थे, क्योंकि जीके नहीं आता था। तो फिर अरविंद जी ने मेरे को राय दी कि तुम्हारे स्पोर्ट्स से बीपीएड होती है। तो बीपीएड का फिर मैंने सोचा कि चलो बीपीएड के बारे में मैंने डिटेल ली इनसे, और मैंने दूसरों से, मेरे नाना जी भी वो पीटीआई हैं, तो उनसे भी जानकारी ली, और आसपास के दोस्तों से जानकारी ली। उन्होंने बोला कि बीपीएड कर ले, बीपीएड बढ़िया रहेगा, इसमें कंपटीशन भी कम होता है। तो मैंने बीपीएड में फॉर्म भरा था 2019 के अंदर। तो सर उसमें मेरे राजस्थान के अंदर बढ़िया रैंक थी, बीपीएड के अंदर भी, यानी लगभग मेरी 30 नंबर एग्जाम वगैरह होता है ना उसमें सर फिजिकल होता है, और ग्रेजुएशन के परसेंट जोड़े जाते हैं। अच्छा। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से मेरी 4th-5वीं रैंक थी ऑल राजस्थान में। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे को फर्स्ट चॉइस मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी मिल गई, डिपार्टमेंट मिला मेरे को फिजिकल एजुकेशन, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है, उसमें मेन कैंपस से मैंने बीपीएड की, और उसमें अंदर भी मेरे को हॉस्टल मिल गया था, ऊज हॉस्टल। तो सर इस कारण से मैंने वहाँ तक तो मैं बीपीएड में इस कारण मैं पहुंच गया। कैसे ना करके हुआ क्या था कि हमारी बात होती रहती थी। तो 2018 में इनका नंबर नहीं आया, तो 19 में मैंने कहा कि यार मुकेश यार, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो आप क्या करो, 2019 के अंदर अपने बीएड वाला एग्जाम, पीटीटी जिसे हम बोलते हैं, पीटीटी और बीपीएड वाला दोनों दे दो, जिसमें आपका नंबर आ जाए वो कर लेना। तो नंबर हालांकि इसमें दोनों में आ गया था, आपको सही था ना, दोनों में आ गया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा बीपीएड में कर लेता हूँ, कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है और मेरी रुचि भी है खेल में, तो उस हिसाब से राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया था नंबर। तो उसमें मैं सुभाष जी के पास कोचिंग गया था, और उस कारण ही गई भी नहीं थे मेरे साथ। उन्होंने कहा मैं रेगुलर नंबर आ गया, अब रेगुलर में बीपीएड करूंगा राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो बहुत अच्छी बात है। फिर जैसे आपकी हो गई डिग्री, और अभी पिछले साल की शादी भी हुई थी 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, जनवरी 2022 के अंदर की शादी भी थी, और एग्जाम था आपका कब, सितंबर में था। कितने सितंबर?
25 सितंबर 25 सितंबर 2022 को एग्जाम था ना, 22 को, और जबकि जनवरी में 2022 में शादी थी, लगभग 7 महीने मिलते हैं बीच में। उस महीने इन्होंने तैयारी की थी, हमारी बात होती रहती थी, तो मैंने भी थोड़ा अपना सुझाव दिया था। तो उस समय पीटे की तैयारी आपने अपनी शादी के बाद, नई नई शादी होती है सभी को अच्छी लगती हैं, तो शादी के बाद जनवरी बाद आपने 6-7 महीने में कैसे पीटे की तैयारी की, कौन सी बुक्स पढ़ी, कोचिंग का अच्छा योगदान रहा या नोट्स का अच्छा योगदान रहा, या किन गुरुजनों का आपका योगदान रहा, जिसे आपने अभी बताया हरिशंकर जी जाट का आपके खेल के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को। तो वैसे ही आपके पीटे की तैयारी में नोट्स अच्छे योगदान रहा या बुक्स का रहा या कोचिंग का रहा, कहाँ से आपने कोचिंग की, वो 6 महीने की रणनीति आप बताइए किन का योगदान रहा। आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा लगा कि उन्होंने आपकी मदद की थी और आपने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। तो आप अपनी तरफ से बताइए कि नोट्स अच्छे रहे, बुक्स अच्छी रही, कोचिंग अच्छी रही, किन गुरुजी योगदान रहा, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, इस बारे में थोड़ा आप बताइए। अरविंद जी, इसके अंदर जैसे कि जनवरी के अंदर मैं यहाँ गांव ही था, शादी थी, तो शादी यानी उस टाइम मेरी बीपीए डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। अब यानी विज्ञप्ति आ चुकी थी, यानी भर्ती निकलने वाली थी, तो मैंने सोचा कि अब तैयारी कैसे करें। और तैयारी आज कल के कंपटीशन में बिना रणनीति के आप कितना भी पढ़ लो, आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे। बिना रणनीति के अनुसार ही आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो। जैसे कि आप क्लास में देखते हो बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक तो जैसे अरविंद जी, जैसे अरविंद जी को ही ले लो आप, यानी ये हमारे क्लास में थे, तो इनको यही पता था कि मेरे को ये चीज़ ही पढ़नी है, और हम जैसे पूरा पढ़ते थे तो वो परसेंटेज नहीं बना पाते। वैसे ही आजकल की भर्तियों में भी मेन सिलेबस हैं। जैसे अरविंद जी से भी मेरे काफ़ी योगदान रहा, इनका भी मैं बताऊंगा आपको आगे। जैसे अपना मेन जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ ले, तैयारी कर ले, और उसमें भी रणनीति बना ले कि ये पढ़ूंगा, इसको छोड़ना है, कोई नहीं कवर हो पा रहा तो इसको छोड़ सकते हैं अपन। तो वो ट्रिक है मैंने अरविंद जी से ही ली थी। तो सर मेरे इसमें यानी जयपुर भेजने में वापस मेरे माता पिता का, शुरू से मेरे माता पिता का इसमें मेरे को पढ़ाने के अंदर काफ़ी योगदान रहा, मेरे दोनों भाइयों का और माता पिता का, क्योंकि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैंने बोला है कि मेरे को जयपुर जाना पढ़ने तो जयपुर, उन्होंने बोला है कि भीलवाड़ा जाना तो भीलवाड़ा। उनको भी मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास था, जिस कारण उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों, मैं जयपुर गया वापस जनवरी के अंदर, तो उससे पहले मैं हॉस्टल में रहता था, ऊज हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट ही हॉस्टल है। तो उसमें क्या है कि मेरे पुराने सीनियर्स भी आते रहते थे, वो मेरे को बताते रहते थे कि ऐसे सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने मेरे को पूरा वही परफेक्ट कर दिया, ट्रेंड कर दिया था। मैंने वहाँ ग्राउंड पे ही सीख के पूरा सब्जेक्ट के बारे में कवर कर लिया, यानी किताब की मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी बाद में। केवल किताब तो मेरे रिवीजन के लिए मैंने नोट्स बना रखे थे, वो रिवीजन किए मैंने सब्जेक्टिव। और उसके अलावा क्यों सब्जेक्ट में हमारे 16 किताबें लोग 4 ही सेमेस्टर की मिला के 16 किताबें होते, वो 16 किताबें मैंने पढ़ ली थी उसी टाइम में, सेमेस्टर के टाइम में, तो मेरे को बाद में पढ़ना नहीं पड़ा। और अब जीके की तैयारी कैसे करें, अब मेरे समस्या यहीं आ गई थी अरविंद जी, राजस्थान जीके और पॉलिटी की तैयारी कैसे करें। तो मैं राजस्थान जीके में मैंने जयपुर के अंदर ही टारगेट कोचिंग ज्वाइन की थी, और टारगेट कोचिंग मैंने तीन महीने पढ़ा था मैं, लगभग 5-6 महीने का कोर्स होता है अरविंद जी, तो मैं 3 महीने ही पढ़ा था, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए थे। तो मैंने अरविंद जी से पूछा था कि अरविंद जी अब कैसे जीके की कैसे तैयारी करें, सब्जेक्ट तो मेरा है तो मैंने कर लिया, अब जीके की कैसे तैयारी करें। तो इन्होंने मेरे को कुछ नोट्स भी बताए थे, तो इनसे मैंने खुद ने पर्सनली इनके जो बनाए हुए नोट्स है, जो ये यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, मैंने पर्सनली ले लिए थे इनसे, क्योंकि इनके पढ़ाया हुआ वैसे ही यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्लासेस देखने का, इसलिए मैंने इनसे नोट्स ले लिए थे, उनकी फ़ोटोकॉपी भी करवाई, नोट्स भी पढ़ाए। और मैंने पनोरमा मैंने किताबें ला रखी थी, आरएस की आजकल जो तैयारी करते हैं ज़्यादा, मैंने राजस्थान पनोरमा ला रखी थी मैंने, दोनों सब्जेक्ट। कोई डाउट होता था तो मैं किताब में देख लेता था, नोट्स में कोई डाउट हो तो मैं किताब में देख लेता था। और नोट्स से मैंने ज़्यादा पढ़ा था, और किताबों से मैंने जैसे कल्चर हुआ और राजस्थान का जो ज्योग्राफी हुई, ये मैंने किताबों से देख लिया था, क्योंकि वो फैक्ट रहता है इसलिए। और अरविंद जी सब्जेक्ट तो मेरा वैसे कल कंप्लीट ही था, ठीक है। तो मेरे यूनिवर्सिटी के जो सर थे, जैसे प्रमोद सिंह जी हैं, उनका भी मेरे जीवन में काफ़ी अच्छा योग रहा। उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि भाई सब्जेक्ट के बारे में ऐसी रणनीति बना के चलो। और मैंने मैंने ऐसे टाइम टेबल बनाए, ऐसे घंटे बना के नहीं पढ़े मैंने, मैंने घंटे नहीं देखे। मेरा ये था कि जब मैं फुल थक टाइड हो गया, यानी फुल थक गया मैं, फिर सोता था आराम से, नींद भी पूरी लेता था मैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोता था। मैंने लाइब्रेरी भी लास्ट में ज्वाइन कर ली थी। तो मैं कोचिंग जाता था
तो कोचिंग में क्या है कि जैसे कि कोचिंग में क्या है कि दोस्तों ऐसी कई चीज़ें होती हैं, उन्होंने वो क्या जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अपन नॉर्मली अपन 2018 से अगर अपन कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें अपन को पढ़नी ही नहीं है, तो उसको छोड़ देना, या तो वो तो कोचिंग वाले सब पढ़ाएंगे। अब मेरे समस्या आ गई कि कम टाइम में मैं कैसे मेरा कोर्स फर्स्ट पेपर का कैसे कंप्लीट करूं। तो अरविंद जी इसके नोट्स और इनके प्रेरणा से फिर मैंने क्या किया कि लास्ट के 3 महीने में कोचिंग गया ऐसे तैसे करके, फिर मैंने कोचिंग छोड़ दी। अरविंद जी ने बोला कि अब सेल्फ स्टडी कर लो, कब रिवीजन करोगे, रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। फिर मेरे को भी ये पता चल गया कि मैं रिवीजन ही नहीं कर पाऊँगा, तो इतने नोट्स बना के, वो इतने सारे नोट्स बना के मैं क्या करूँगा। इसलिए फिर मैंने कोचिंग छोड़ दी, मैं रिवीजन में लग गया। भी कुछ चीज़ें यानी कोई नहीं कवर नहीं कर पाऊँगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारा 100 भी 100 अपन दे नहीं सकते हैं, लेकिन 80% तो अपन कर ही सकते हैं। 100 नहीं कर पाए तो 80% तो अपन कर ही सकते हैं, क्योंकि 80% किताबों और नोट्सों से मिला के बन जाता है। 20% मान लो अलग कोई एग्जामिनर दे दे तो उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस कारण फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड इसमें जीके की तैयारी मेरी हो पाई। और अरविंद जी ने मेरे को साइकोलॉजी में भी मेरी दिक्कत आती थी, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी अलग अलग हैं, लेकिन वैज्ञानिक वो सेम ही है, मनोविज्ञान के। हाँ, मनोविज्ञान की बोल रहा हूँ मैं। तो अरविंद जी ने मेरे को वो किताब दिखाई थी, फर्स्ट रैंक, वो किताब भी लेके आया था। उसमें से भी मैंने इम्पोर्टेंट ही पढ़े थे, यानी जो इम्पोर्टेंट जो मेन है ना, जैसे पाउलो हुआ और ये से थ्रोनडाइक, इनका मेन। हाँ, और जो बच्चों के टीचिंग मेथड वो उससे देख लिए थे मैंने। ठीक है, तो सर फिर उसके बाद मैंने इस कारण, और पॉलिटी में भी मेरी दिक्कत आ रही थी। तो एक नंजी मार साहब हैं हमारे, नंजी सर, नंदलाल जी जाट, कंदेरी में पोस्टेड हैं। तो वो गर्मियों की छुट्टियों में जयपुर आए हुए थे, तो उन छुट्टियों में भी उनका मेरा योगदान, वो मेरे पास रुके थे कुछ दिनों के लिए। हालांकि वो घूमने आए थे या कुछ दिनों के लिए मेरे पास भी रुके थे रूम पे। उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि नंजी मार साहब ने कि पॉलिटी में तू ऐसे पढ़। मेरे पॉलिटी में भी दिक्कत आ रही थी, मैं रह गया साइंस का स्टूडेंट, पॉलिटी कैसे क्या करें। तो नंजी ने मेरे को रणनीति बता दी, मैंने पॉलिटी भी कंप्लीट कर ली थोड़े दिनों में ही। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पेपर जीके कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर ही रखा था पहले। मेरे सीनियर्स का, यानी ऊर्ज हॉस्टल के जो सीनियर्स हैं उनका काफ़ी योगदान, क्योंकि वो कभी रात को भी बुला के वो पूछ लेते थे कि सेकंड पेपर में ये बता, तो कंटेस्ट हो गए थे हमें। हाँ, बार पूछते थे, और नहीं पूछते थे तो वो हमें डराते थे भी, क्योंकि भाई सीनियर्स हैं, उनका कहना मानना पड़ता। वो हमें फालतू परेशान नहीं करते थे। जैसे हमारे अमित जी सर हैं, हंसराज जी सर हैं, और बहुत सारे सर हैं जिन्होंने हमें काफ़ी योगदान दिया मेरे को हॉस्टल के अंदर मोटिवेट करने का। और इस कारण मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सर कंप्लीट कर पाया। और कोचिंग का कितना योगदान रहा आपके सेल्फ स्टडी और कोचिंग में? क्योंकि बहुत बार बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, मैंने देखा है कि आरएससी कोचिंग करते हैं कि लाख रुपए दे रहे हैं, कोई 60,000 80,000 रुपये दे रहे हैं। तो कोचिंग का कितना रोल रहता है आपके हिसाब से? मेरा अलग अनुभव हो सकता हो, आपका अलग हो, तो आप अपना अनुभव बताइए कि कोचिंग का योगदान कितना रहता है। देखो दोस्तों, कोचिंग में मैं बताऊँगा आपको कि कोचिंग में टाइम बहुत वेस्ट होता है आजकल, क्योंकि अपन जैसे कोचिंग में जा रहे हैं तो रूम दूर है, तो आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा, 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। फिर वापस अपन को टैक्सी मिली या नहीं मिली रूम पे छोड़ने के लिए, वापस वेट करना पड़ता है, भीड़ भाड़ में आना पड़ता है, तो इसमें टाइम काफ़ी खर्च होता है। और आजकल आप देख रहे हो कि यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लासें आ रही हैं। तो कोचिंग अगर अपन यानी जो कोचिंग जाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बेटर ये है कि अपन ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। वो अपन को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा ऑनलाइन क्लासों में। एक तो टाइम बच जाएगा, उस टाइम पे अपन इंजॉय करने के लिए जैसे खेल सकते हैं, टाइम पास यानी थोड़ा बहुत अपना माइंड को जैसे रिलैक्स दिलाने के लिए अपन खेल सकते हैं। वरना कोचिंग में जाके आप जाओगे, खेलना ज़रूरी होता है रोज़, आप ना तो खेल पाओगे और आप बोर होने लग जाओगे। ठीक है, तो कोचिंग का मैं मानता हूँ कि 40% सर अरविंद सर 40% ही योगदान रहता है कोचिंग का, क्योंकि बाकी आपको अगर सेल्फ करो, कोचिंग के साथ भी आप सेल्फ करो, ज़ोरदार मेहनत करो, तो आपको कोचिंग लगभग 70% तक ले जाती है। वरना मैं 40% मानता हूँ कोचिंग का योगदान, क्योंकि वो कोचिंग अपन एक बेसिक चीज़ें क्लियर करवाती हैं। कोचिंग वाले थोड़ी रटाते हैं कि बार बार एक चीज़ एक बार ही बताएंगे, वो तो या डाउट होगी तो वहाँ क्लियर कर देंगे, और एक बार पढ़ने पे अपन को वहाँ याद नहीं होता है। याद होता है बार बार सेल्फ स्टडी करने से, और कोचिंग में अपन उसको वापस रिव्यू करके तो देख नहीं सकते हैं।
जबकि यूट्यूब चैनल पे अपन रिव्यू करके देख सकते हैं। और सर से अगर नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत हो तो उनसे वापस पूछ सकते हैं, सर को पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो सर अच्छा, और एक मेरा सवाल रहेगा आपसे वो कि पीटीआई में पेपर कितने नंबर का होता है, आपके कितने अंक आए थे, उसके बारे में बताइए अपने विद्यार्थियों को। आपका स्कोर क्या रहा था पेपर के अंदर? पीटीआई में सर, पीटीआई में फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स यानी 200 नंबर का था, और सेकंड पेपर 130 क्वेश्चन का था। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर तो हो गया 200 मार्क्स, और सेकंड पेपर हो गया 260 मार्क्स। कुल मिला के 460 नंबर का पेपर था। उसमें से मेरे 295.5 नंबर आए थे। सर्टिफिकेट का कोई रोल रहता है इसमें? सर सर्टिफिकेट के मेरे को 28 अंक अलग से मिले थे। कुल मिला के मेरे 295.5 हो गए थे ओवरऑल मिला के ना? ओवरऑल मिला के। तो रैंक तो आपका भी अच्छी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और अगला कि सेल्फ स्टडी का आपने बताया योगदान रहा, कोचिंग का आपने बताया 40 रहता है परसेंटेज, 40% और 60% अपनी मेहनत होती। लेकिन इससे पहले भी आपने एक बार तैयारी की थी, याद हो तो LDC 2018, उस समय आपने कौन सी कोचिंग, अधिगम है ना या अभिज्ञान? अभिज्ञान कोचिंग से भी तैयारी की थी लगभग 2-3 महीने ना? 2-3 महीने कर पाई थी। तो मतलब जीवन में आपको एक बार तो कोचिंग ऑफलाइन करनी चाहिए, क्योंकि सर ने भी 2 बार ऑफलाइन की, तो एक बार तो मैंने भी की हुई 2 बार तो ऑफलाइन, है ना? सर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम क्या है कि ग्रेजुएशन करने के बाद नए नए खिलाड़ी होते हैं, यानी इस फील्ड में अपने को कंपटीशन के फाइट में इतना पता नहीं रहता है कि रेगुलर करूं, यूट्यूब लूं या किससे, कोई जिस आदमी से आप पूछोगे ना अलग अलग राय देगा। कोई पूछेगा अभिज्ञान से कर ले, कोई बोलेगा स्प्रिंग बोर्ड से कर ले, कोई बोलेगा अधिगम से कर ले, कोई बोलेगा टारगेट से कर ले। आदमी क्या है कि समझ नहीं पाता है करूँ किससे। मेरा मानना है कि आप अगर कोचिंग ऑफलाइन करो तो एक ही कोचिंग रखो उसको, यानी बीच में छोड़ना भी नहीं है, यानी एक बार उसको पूरा कोर्स ले लो उसका। मैंने LDC की कोचिंग के लिए गया था कि भर्ती आई थी, तो इतना नॉलेज नहीं था मेरे को कि भाई LDC के बारे में कि भी इसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है। मैं गया था अभिज्ञान कोचिंग में, तो वहाँ मेरे को बताया कि अभी तो विज्ञप्ति आई है, डेट लेट आएगी। तो उन्होंने क्या कि मेरे को इस भ्रम में रखा। हम बोलते थे कि सर डेट नहीं बढ़ेगी, उन्होंने बोला कि डेट आगे बढ़ेगी, जबकि क्या है कि मेरे जाने के 15-20 दिन मैंने क्लासें ली, एग्ज़ाम डेट आ गई। अब मैंने वहाँ फ़ीस भी जमा करा दी थी, अब क्या करें, फ़ीस तो वापस मिलेगी नहीं। तो मैंने 2 महीने वहाँ कोचिंग की थी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, तो ये होता रहता है बहुत बार। क्या जब कोचिंग वाले क्या करते हैं, खाली समय में अच्छी कोचिंग होती है, फिर वैकेंसी आ जाती है, फिर कोर्स करवाने में रहते हैं, खींचने में रहते हैं, तो फिर वो अस्त व्यस्त थोड़ा काम हो जाता है बाकी। और मेरा एक प्रश्न रहेगा जो मैं हर व्यक्ति से पूछता रहता हूँ, आपके प्रेरणा स्रोत आइडियल कौन थे? आपके प्रेरणा स्रोत जिनको देख के आपको लगा कि मैं भी जीवन में कुछ कर सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ, तो आपके प्रेरणा स्रोत आपके कौन थे? किसी कोई गुरुजी रहते, जैसे मेरे सुभाष जी गुरुजी हैं, मैं 2-3 गुरुजी अच्छे, तो वैसे आपके प्रेरणा स्रोत कोई रहे हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनका धन्यवाद देना चाहिए तो बता सकते हो। सर मेरे प्रेरणा स्रोत में काफ़ी जने हैं, यानी एक जना नहीं है सर। तो किसी का आप नाम लेना चाहो? तो सर मेरे सारे दोस्त प्रेरणा स्रोत ही हैं। और जैसे मैं अब नाम नहीं लूँगा कोई नाराज़ हो जाए, सारे हैं, किसी न किसी से कुछ मिले। जैसे मेरे सारे फ्रेंड ही जॉब लग गए, अब मैं किसी का नाम, सब फ्रेंड जॉब लग गए लगभग। अरविंद जी, भगवान जी, अविनाश सोनी और अंकित सुधार, मेरे जो खास का अजय डाकोत, जिसका आपने पहले वो यूट्यूब चैनल पे इनका इंटरव्यू था, तो मेरा सभी दोस्तों का यानी जो पहले लग रहा था वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत ही। जबकि मैं मानता हूँ कि मेरे माता पिता वो भी मेरे अच्छे प्रेरणा स्रोत। मेरे पिताजी भी खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो और हरिशंकर जी जाट का मैंने बताया था, उन्होंने मेरे खेल के बारे में बताया, तभी तो मेरे को 28 नंबर मिल पाए सर। और मेरे हॉस्टल के जो सीनियर्स थे ना मेन, वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को खूब मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी माहौल ख़राब भी रहता है, अच्छा भी रहता है। वहाँ की लाइब्रेरी बहुत शानदार है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की। वहाँ की लाइब्रेरी में आपको पेन गिरने की आवाज़ भी नहीं आती। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन यूनिवर्सिटी के, जब तक मैंने पढ़ाई की 2 साल BPED की, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। रात को 10 बजे तक चलती थी, 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी जाता था छुट्टी होने के बाद, यानी डिपार्टमेंट से छूटने के बाद। तो मेरे सीनियर्स मेरे को बोलते थे, जो मोटिवेट करने वाले थे, और कुछ मोटिवेट नहीं भी करते, कुछ दोनों आजकल की दोनों सोच होती है, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। कुछ बोलते हैं कि अभी तो आया है यूनिवर्सिटी में मज़े ले, जबकि सीनियर्स जो सही थे ना, उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि भाई ऐसा है टाइम पे, आजकल का 4G का ज़माना है,
अब तो 6G का चलने लग गया, 6G का ज़माना है। तो वो जो तो पहले सोचता था कि पीटीआई में कंपटीशन कम है, आजकल पीटीआई में कंपटीशन बहुत हो गया, बहुत, क्योंकि बाहर से भी डिग्रियां बहुत आ रही हैं। अपने यहाँ से यूँ नहीं कि 1600 जने राजस्थान से कर रहे हैं तो कम कंपटीशन रहेगा, हर साल 1600 कर रहे हैं तो क्या है, अदर स्टेट से भी खूब डिग्रियाँ, जैसे बीएसटीसी में हर चीज़ में आ रही हैं, हर चीज़ में करके ला रहे हैं। जैसे 2-2 डिग्री वाले भी बहुत सारे पकड़ में आए हैं। फर्जी डिग्री वाले, उनको फर्जी बोल सकते हैं अपन, लेकिन पहले चलता था, आजकल यानी काफ़ी सुधार हो चुका है। तो सर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे सीनियर्स, मेरे गुरुजन, मेरे दोस्त और मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई, इनका मेरे जीवन में यानी मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचाने में इनका ही रोल रहा। और कितने साल तक आपने कंपटीशन तैयारी की, 2018 से काउंट करें तो? देखो 2018 से अगर काउंट करें तो मैंने 2018 में लैब असिस्टेंट का पेपर दिया था। उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत जीके पढ़ा था कि थोड़ी बहुत लगी थी। फिर मैं 19 में जयपुर गया था, फिर मैंने वो उसकी लैब की एलडीसी की तैयारी की थी, 2 महीने कर पाया। किस्मत इतनी ख़राब थी कि तैयारी मेरी पूरी नहीं हो, कोचिंग मेरे को पूरी नहीं मिल पा रही थी। मैं पढ़ना चाहता था, फिर जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मेरे पारिवारिक समस्या भी आई बीच में, तो उससे 1 साल 2020 में मैं लगभग डिस्टर्ब ही रहा, 19-20 में। उससे कैसे उभरे? उससे सर मेरे दोस्तों से मैं बात करना नहीं छोड़ा मैंने। दोस्त ही ऐसे हैं जो यानी समस्या को उसको भुला देते हैं, कुल मिला के रिलैक्स कर देते हैं। मैंने दोस्तों से बात करना नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे को डिप्रेशन से जो था उन्होंने मेरे को बाहर निकाला, पारिवारिक समस्या से। फिर मैंने जयपुर जाके मैंने लगातार 2000 यानी जो मैंने बीपीएड की उसके साथ में मैंने कंपटीशन की तैयारी की, ठीक है, 2 साल तो वो, और एक लास्ट वाला साल जो मैं 7 महीने यानी जो जयपुर रहा ना, 6-7 महीने, लगभग 2.5 साल से ज़्यादा। 2.5 साल मैंने यानी 2 साल तो यानी कहने का मतलब मैंने बेसिक चीज़ें ही सीखी उसमें, यानी कंपटीशन ऐसे नहीं हो पाया। और कंपटीशन के बारे में मैं बताऊंगा ना तो आप देखोगे कि सर मैं एक चीज़ और भूल गया था, आपको बताना चाहता हूँ कि 2012 के अंदर मैं 10th क्लास में था। उस टाइम मैं 18 साल का पूरा नहीं हुआ था। मैंने मेरे जीवन का पहला कंपटीशन आर्मी में देखा। 2012 के अंदर भीलवाड़ा की रैली थी आर्मी की। उसमें आज तो क्या है कि जिस जगह रैली होती है तो वहाँ उसी डिस्ट्रिक्ट की रखते हैं। उस टाइम क्या हो कि हमारा टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम पे 5-6 डिस्ट्रिक्ट की एक साथ रैली थी भीलवाड़ा के अंदर ही, और भीलवाड़ा भी शामिल था उसमें। लगभग 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स आए थे भर्ती देने के लिए, कैंडिडेट्स। तो सर उसमें मेरी रनिंग भी बढ़िया थी, मैं उस टाइम प्लेयर था, मैं नेशनल भी खेला हुआ था। उस टाइम मेरे बैच में मेरे फर्स्ट पोजीशन थी रनिंग के अंदर, और मेरा आर्मी में लगभग सिलेक्शन हो ही गया था, ऐसा मान लो आप, 2012 के अंदर। तो मेरी एज कम थी, तो घर वालों ने, उसमें एफिडेविट भी बनता है। कितने महीने कम थी? मेरी लगभग 4 महीने कम थी सर। ओनली 4 मंथ्स? 4 मंथ्स, तो और 4 मंथ्स कम थी, वरना मेरे आज रिटायरमेंट के आसपास चली जाती मेरी। हाँ, उसके अंदर 50। तो सर मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या है कि घर वालों ने एफिडेविट के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने बोला अभी तो बहुत लंबा चौड़ा जीवन है, अभी तो और भी बढ़ती है, देखेगा, देख लेना। फिर सर मेरे साथ अन्याय भी हुआ। मैंने क्या है कि 2012 के बाद उसके बाद मैंने बूंदी भर्ती देखी। उसमें भी मेरे को क्या है कि पता नहीं किस कारण से समझ में नहीं आया, मेरे को 2012 वाली भर्ती में मेरे को ले लिया था। 2000 लगभग 13-14 में अंदर बूंदी में जो भर्ती थी ना, उसके अंदर मेरे को 0.5 सेंटीमीटर हाइट से निकाल दिया उन लोगों ने, जबकि उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन थी रनिंग के अंदर। फिर मेरा वहाँ दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि अपन प्लेयर हैं, अपनी हाइट पूरी हो रही है, लगभग मेरी 5.70 हाइट पूरी थी, 5.7 पूरी थी, लेकिन उन्होंने मेरे को 0.5 सेंटीमीटर डिफेंसल हाइट, वो कान अभी भी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, मेरे को बाहर निकाल दिया। चलो ठीक है, मैं मेरा फिजिकल तो पूरा हो गया, फिजिकल पूरा कंप्लीट था, लेकिन मेरे को हाइट से बाहर निकाला लास्ट में, वो भी टाइट फिजिकल से। उनको निकालने थे कैंडिडेट्स, जिसलिए निकाला था, वरना मेरा सिलेक्शन तो हो गया था। ठीक है, तो मेरे को गुस्सा आया, फिर थोड़ा बहुत मैं गुस्सा भी हुआ अपने ऊपर भी। फिर मैंने क्या कि आर्मी की डिफेंस का मैंने जाना छोड़ ही दिया। लगातार मैंने 2005 साल तक मैंने भर्ती नहीं देखी। मेरी काफ़ी हाइट भी बढ़ गई थी, लेकिन वापस मेरे को कोई मोटिवेट भी करने वाला नहीं मिला कि तो अब देख ले भर्ती। मैं गया ही नहीं आर्मी की तरफ, मैंने मुँह करके देखा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों फिर एक बार CRPF का भी मेरे को चांस मिला था, उसमें भी मेरे का हो गया था, लेकिन घर वालों ने मेरे को मना कर दिया। उसके अंदर रनिंग ही पास करनी थी मेरे को, रनिंग मेरी कंप्लीट थी। वो पोखरण आया था रनिंग का, 5 किलोमीटर दौड़नी थी।
तो वो भी मेरे घर वालों ने कोई पारिवारिक शादी थी तो मेरे को जाने नहीं दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कि 2018 के अंदर कांस्टेबल का भी दिया सर एग्ज़ाम, अपने साथ में दिया था। साथ में ही दिया था। उसके अंदर मेरे नंबर आ रहे थे सर 42, उस टाइम पेपर भी आउट हुआ था सर। मेरे तो काफ़ी कम थे। ठीक है, 42 नंबर आ रहे थे, 42.5 नंबर आ रहे थे सर मेरे उसमें। उस टाइम फर्स्ट पेपर हुआ था तो उसमें क्या है कि पेपर आउट हो गया। उस टाइम मैंने डिस्ट्रिक्ट लगा रखा था चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ लगा रखा था तो पेपर आउट हो गया। तो फिर मैंने दूसरी बार वापस फॉर्म भराए गए। फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि कुछ नहीं, भीलवाड़ा ही भर दे। मैंने भीलवाड़ा भर दिया, वापस किस्मत कहाँ ले जा रही है आप देखना। मैंने भीलवाड़ा भर दिया। फिर अजय डाको जी और मैंने अरविंद जी ने वापस साथ पेपर दिया था। मेरे 42.5 नंबर आए थे उस वाले 2018 वाली भर्ती में। चित्तौड़ अगर मेरा रहता तो मेरा सिलेक्शन श्योर था, क्योंकि चित्तौड़ की मेरिट गई थी 35 नंबर और भीलवाड़ा की गई थी लगभग सर 52 के आसपास, 50 51 52 के आसपास गई थी, 50+ थी। अब मेरे नंबर 42, वहाँ मेरे वापस टेंशन। मैंने सोचा भीलवाड़ा नहीं पड़ता तो मेरा चित्तौड़ कांस्टेबल में हो रहा था। मिस फॉर्च्यून। तो वहाँ भी मेरे को यानी किस्मत मेरे को ले जा रही, अलग ही कहीं जहाँ ले जाना वहीं ले जा रही थी। वो भर्ती भी मेरे हाथ से छूट गई। इस कारण सर ये कंपटीशन भी मैंने देखे हुए हैं। बाकी मैंने लेब असिस्टेंट दूसरे जो भी एसआई के भी मैंने पेपर दिए थे, तो मैंने बेसिक उनको यानी लगने के लिए नहीं दिए थे। मैंने कहा कि मेरे फील्ड की तैयारी करने के लिए यानी जीके के लिए मैंने उनके फॉर्म भरता था और उनके फर्स्ट पेपर ही दे के आता था। मैं सब्जेक्ट का किसी का ही नहीं देता। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत मुकेश जी ने अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर किए, खट्टे मीठे अनुभव जो सभी के साथ होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के साथ आते हैं, लेकिन आप उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं, उनको कैसे आप टैकल करते हैं, उनके साथ आप कैसे बिहेवियर करते हुए आप पर डिपेंड करता है। इन्होंने बताया कि 2018 में जब ये बता रहे थे इनके 42 है ना, 42 मेरे उसमें ऐसे बहुत कम थे, 35-36 नंबर हो रहे थे, क्योंकि 13 उसमें मैंने शुरू की थी 2018 के अंदर। अजय जी हम 3-4 साथ में बैठे थे तो उनका अच्छा नंबर हो रहे थे, 55 नंबर थे शायद, 55-58 से कुछ थे, 55-58 नंबर थे समथिंग। इनके कम थे, इनके तो ठीक थे, मेरे तो 35-36 हो रहे थे। तो मेरा दिमाग खराब है यार, अपन तो भी घुसे कंपटीशन में, अपन नौकरी कब लगेंगे। लेकिन फिर मेहनत की, देखो मैं पहले जॉब लग गया, मैं इनका सीनियर हूँ अभी तो वो वाली बात है। तो पढ़ा हुआ आपके जीवन में कभी ना कभी काम में आता है। आपको ज्ञान हमेशा प्राप्त करना चाहिए। जीवन में मिस फॉर्च्यून आपका हो सकता है, आपकी किस्मत आपको धोखा एक बार दे सकती है, 2 बार दे सकती है, लेकिन किस्मत हमेशा धोखा आपको नहीं देगी। अगर आप उस चीज के लायक हो तो माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं छोड़ती, वो आपको उस पद पर आज नहीं तो कल लेकर आएगी। और तुम्हारे सारे शिक्षक पीटीआई के पद पर कार्यरत हैं, वो स्वाभिमान है पद पर। तो आपको अग्रिम अपने जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करूंगा कि आप आगे पीटीआई सेकंड गेट, पीटीआई फर्स्ट गेट की तैयारी करें और अपने पद को थोड़ा और ऊपर बढ़ाइए और आगे जीवन में सफलता प्राप्त करें। और आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल क्रैक एग्जाम भी तो अरेंज को दिया और हमारे विद्यार्थियों को, हमारे साथियों को आपने गाइडेंस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आप अपने जीवन में और प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी तेली का।